तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखने वाले हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक देख चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कुछ इस तरीके का है। बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, देन व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो आपका ये जो एटम है जिसमें एट एट आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है और एट प्रोटॉन है। तो चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है तो इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8 होगा। व्हाट इज चार्ज ऑन एटम। एटम पे क्या चार्ज होगा? तो चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे आपका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो आपका चार्ज होता है वह इक्वल होता है। बस अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो पूरे एटम में जितने आपका जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, इसलिए आपका होल एटम कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल, है ना। अगर क्वेश्चन नंबर आप 13 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ टेबल। आपका एक टेबल, पेज नंबर 165, फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। है ना। अच्छा, वो टेबल कहाँ है? एक क्वेश्चन यहाँ पे टेबल अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे टेबल दिखा नहीं है क्या कहीं? वैसे आप जानते हो, फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होगा? तो मास नंबर क्या होता है आपका को पता है कि किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है आपका। तो चूंकि ऑक्सीजन में 8 क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है, और आपका न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 16 होगा। इसी तरीके से सल्फर एटम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है सल्फर एटम का, वह होता है आपका 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 होता है, और अगर आप देखोगे तो 16 क्या होगा? आपका न्यूट्रॉन होगा। इस तरीके से सल्फर का आपका मास नंबर निकल के आएगा 16, और सल्फर का मास नंबर निकल के आएगा 32, है ना। हालांकि यहाँ पे टेबल नहीं है, वो कहीं से और दूसरा पेज है आपका। पेज नंबर मुझे 165 पे जाना पड़ेगा यहाँ पे। पेज नंबर क्या था? ये पेज नंबर कौन सा था? 176। 165 कहाँ गया? नहीं, 165 नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है, कोई इतना खास क्वेश्चन भी नहीं है, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन 14। फाकरा फार दी सिंबल हाइड्रोजन, आपको प्रोटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है। टेबलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन ईच एटम। ठीक है। अब यहाँ पे आपका बोल रहा था नहीं, आपको बनाना क्या है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका नाम है प्रोटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इसका ट्राइटियम, ट्राइटियम, है ना। ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो यहाँ पे अगर आप क्या क्या करते हो, अगर आप एक टेबल बनाते हो, और टेबल में इधर आप एटम रखते हो, और इस वाले कॉलम में आपका इलेक्ट्रॉन रखते हो, इस वाले कॉलम में प्रोटॉन, और इस वाले कॉलम में आपका न्यूट्रॉन, है ना। तो एटम आपका हाइड्रोजन अगर हुआ, हाइड्रोजन एटम हुआ, इधर ड्यूटेरियम इधर ट्राइटियम, है ना। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ अब देखोगे तो हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1 होता है।
ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास आपका 1 होता है। ट्राइटियम का आपका, सॉरी, ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक मास होगा 2 होगा, और ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1, और एटॉमिक मास कितना होता है आपका, या एटॉमिक मास नंबर, इसका मास नंबर होता है 3, है ना। ये तीनों के आपके क्या है, हाइड्रो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप है ना। तो इनका आइसोटोप का मतलब क्या हुआ, the atom of same element which has same atomic number but they has different atomic mass। तो इनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो दीज आर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो इनका आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें 1 प्रोटॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1। 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन यहाँ पे देखोगे तो आपको एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक मास में से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ए इक्वल टू जेड प्लस एन, एन इक्वल टू आपका हो जाएगा ए माइनस जेड। यानी ऊपर में से, यानी ऊपर वाली जो राशि है आपकी क्वांटिटी है, ये बता रहा है एटॉमिक, ये बता रहा है ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, माने एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर यानी नीचे वाली क्वांटिटी घटा दोगे, नंबर ऑफ आपका न्यूट्रॉन निकल के चला आएगा। तो यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम केस में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होगा 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो दो में से एक गया एक। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आएगा 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन आएगा 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा 2, है ना। इस तरीके से इसका टेबल बनेगा, यहाँ पे यही दिया गया है। फिर कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। किसी आइसोटोप पेयर और आइसोबार पेयर का मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सपोज दैट आपका कार्बन ही है, तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, है ना। 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। तो चूंकि अगर देखोगे आप मान लो कि 6 कार्बन 12 लिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2, 4, है ना। और बोहर एंड बरी के रूल्स के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका होगा 2, 4। और इसी तरीके से इसका कोई आइसोटोप, मान लो आप 14 वाला आइसोटोप लेते हो, 6 कार्बन 14, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 ही है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 4। क्योंकि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप किसी एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है आपका, इक्वल होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होने पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस इन दोनों आइसोटोप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वह एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से अगर बात करोगे आइसोबार का पेयर, तो आइसोबार क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है, ऐसे एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार। तो जैसे मान लो आपका ए आर 18 आर्गन 40 है, और आपका 19 कार्बन 40 है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोबार। क्यों, क्योंकि इनमें देखोगे इनका जो एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर वो सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास क्या है आपका, सेम है। तो एटॉमिक नंबर इसमें कितना, इसका एटॉमिक नंबर है 18, और इसका मतलब हुआ कि इसमें आपके 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 8, है ना। और इसका आप देखोगे एटॉमिक नंबर 19 है, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, 19 इलेक्ट्रॉन का आपका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 9, है ना।
तो आइसोबार के जो कन्फिग्रेशन, आइसोबार का कन्फिग्रेशन होगा वह डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। इसी तरीके से अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि हमको कंपेयर करना है प्रॉपर्टीज का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल का मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टीज का मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इलेक्ट्रॉन जानते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 इंटू 10 पावर -19 गुलाम होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 पावर -28 ग्राम। और प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 पावर -24 ग्राम आपका होता है मास। और न्यूट्रॉन का मास लगभग आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास आपका लगभग न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, यानी इसका भी मास कितना होगा, 1.6 इंटू 10 पावर -24 ग्राम, है ना। अब देख लीजिए आपने, चार्ज इन चार्ज का कंपेयर कर लिया, मास का कंपेयर आपने कर लिया। इसके साथ साथ अगर आप कंपेयर करोगे, मास और चार्ज का ही कंपेयर किया गया है यहाँ पे। दो प्रॉपर्टीज का हमने कंपेयर कर लिया, दो प्रॉपर्टीज का कंपेरिजन हमने कर लिया। तो यही एनफ है यहाँ पे, है ना। जे जे थॉमसन मॉडल का आपका जो जे जे थॉमसन ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उस एटॉमिक मॉडल में कमी क्या रह गई थी, उसकी सीमाएं क्या थी। तो इसकी कमी ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की अगर मैं बात मानूं, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपने अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या करता है। तो जे जे थॉमसन की अगर मैं बात मानूं, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपने अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो वह लगातार क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। अगर आप एटम को देखोगे, एटम जो होता है, एटम के सेंटर पार्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। तो अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात हम माने, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी आपका ये दोनों का जो चार्ज है अपोजिट है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वह अपने अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात मानूंगा, तो यह लगातार इसको एनर्जी को इमिट करना चाहिए, और अगर ये लगातार एनर्जी को इमिट करेगा, तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, लगातार घटता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि यह जाकर के कहाँ टकरा जाएगा, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब एटम आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके टकरा गया, तो आपका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से एटम का एग्जिस्टेंस आपका प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाएगा कि किस तरीके आपका, क्योंकि न्यूक्लियस ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। अगर न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होगा तो एटम भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस बात का जवाब आपका जे जे थॉमसन नहीं दे पाए थे। इसीलिए इस इन कमी को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कमी आपका
एक जो कमी भी मैं बता गलती से, ये आपका रदरफोर्ड का है। ये रदरफोर्ड की कमी थी। जे थॉमसन का कमी ये था कि जे थॉमसन ने एटम को क्या माना था, जे थॉमसन ने एटम को कंपेयर किया था वाटरमेलन से, वाटरमेलन से, और कहा था कि आप एटम को एज ए तरबूज कंसीडर करिए। जिस तरीके से तरबूज में जो काले काले बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, वह जगह जगह पे धसे होते हैं। और कहाँ पे धसे होते हैं, इम्बेडेड इन दी रेड पार्ट, जो खाने वाला भाग होता है तरबूज का, जो लाल कलर का होता है, उस रेड वाले पार्ट में जगह जगह पे क्या होते हैं आपके, जिस तरीके से काले बीज धसे होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इम्बेडेड होता है जगह जगह पे। और ये जो खाली स्पेस आपका दिख रहा है, उस खाली स्पेस में क्या है आपका, प्रोटॉन रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एक जे थॉमसन के अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार ये हुआ कि जो मास है आपका एटम का, वह यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, यानी एक समान तरीके से पूरे एटम में फैला हुआ है यूनिफॉर्मली। जो मास है वह यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इन होल एटम। जबकि ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड ने जब अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये बात प्रूव किया था कि नहीं, जो एटम का मास है वह सारा का सारा मास, लगभग सारा मास एटम का जो है, वह एटम के सेंटर पे क्या है, सेंटर्ड है। मतलब एटम का सारा मास जो है वो कहाँ पे आपका केंद्रित है, तो एटम के न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस में केंद्रित है एटम का सारा मास, है ना। यही कमी रह गई थी आपकी जे थॉमसन मॉडल की। यहाँ पे अगर बात करूं, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर एन एटम टू बी स्पेयर ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज एंड लेटर रिसर्च, particularly Rutherford alpha scattering experiment show that an atom has a positively charged core as its center। थॉमसन मॉडल बोलता है कि जो आपका एटम होता है, एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, वह पूरे एटम के अंदर एक समान तरीके से फैले होते हैं। जबकि बाद वाले रिसर्च में पता चला कि नहीं, जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है एटम के अंदर, वह पूरे एटम में फैला नहीं होता, बल्कि इसके सेंटर कोर पार्ट में, सेंटर पार्ट में, बीचों बीच मध्य भाग में, सेंटर में क्या होता है, केंद्रित होता है ना। यही जे थॉमसन की कमी थी। सारा चीज मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर आप 18 देखोगे तो क्या बोला, व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, उसमें क्या कमी थी, यही कमी थी कि अगर मैं बात मानूं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अपने अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वह लगातार एनर्जी को इमिट करेगा। और अगर एनर्जी को लगातार इमिट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर, ये जो आपका रेडियस है सर्कुलर पाथ का, यह लगातार घटता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि यह जाके कहाँ टकरा जाएगा, न्यूक्लियस में जाके टकरा जाएगा, और न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो किस तरीके से एटम, एटम तो स्टेबल होता है। अगर इस इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात मालूम है, तो एटम का एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ टकरा जा रहा है, न्यूक्लियस में। इन्हीं कमी को दूर करने के लिए आपका बोहर एंड बरी, बोहर ने बोहर एटॉमिक मॉडल आया था, है ना। बोहर एटॉमिक मॉडल आया था। ये भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कशन कर लिए हैं, अभी जस्ट डिस्कशन किए हैं। गलती से मैंने इसका, मेरे दिमाग में, मैं गलती से पहले जे थॉमसन का जो कमी थी, उसको मैंने रदरफोर्ड की कमी बता दिया। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने ओवरऑल क्या कर लिया, अच्छे से डिस्कशन कर लिया। जे थॉमसन की कमी ये थी कि जे थॉमसन के अनुसार जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, वह एटम के अंदर एक समान तरीके से फैला होता है, जबकि ये बात गलत है। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग किया था एक्सपेरिमेंट, उससे एक बात प्रूफ हो गई थी। और अगर मैं जे थॉमसन की बात मानूं, तो जे थॉमसन के अनुसार जो मास होता है एटम का, वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जबकि अकॉर्डिंग टू, आफ्टर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, उसके, उस एक्सपेरिमेंट के बाद में बात प्रूफ हो गई कि एटम का मास जो होता है, वह एक समान तरीके से एटम में नहीं फैला होता, बल्कि उसके सेंटर पार्ट में, कोर पार्ट में क्या होता है आपका, सेंटर्ड होता है। ऐसा माना जा सकता है कि एटम का सारा मास आपका सेंटर में केंद्रित है।
सेंटर में, केंद्र में, है ना। तो ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर मैं किधर की तरफ मूव करता हूँ। डिस्क्राइब बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर एटॉमिक मॉडल का जो था वो तो थ्योरी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है हालांकि। तो इसमें सारी चीजें आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन जो, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप बात करोगे बोहर एटॉमिक मॉडल का, तो बोहर ने क्या बोला था कि बोहर ने अपना जो मॉडल दिया तो उसके पास्टुलेट क्या थे। उसके पास्टुलेट ये थे, पहला पास्टुलेट इनका ये था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, दैट सर्कुलर ऑर्बिट आर कॉल्ड, द सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट या सेल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और हर एक और किसी भी एटम के अंदर आपके इनफाइनाइट क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। लेकिन काम की केवल ऑर्बिट कितने होते हैं, केवल 6 से 7 ऑर्बिट क्या होते हैं, काम के होते हैं। इन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाता है, भर जाता, खत्म हो जाता है, मतलब आपका कंप्लीटली भर जाता है। इससे ज्यादा ऑर्बिट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। होते तो किसी एटम के अंदर कितने ऑर्बिट होते हैं, तो इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। बट काम के कितने होते हैं, 6 से 7, है ना। और हर एक ऑर्बिट की क्या होती है, एक डिफिनिट एनर्जी होती है। इसीलिए हम इन ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, इन ऑर्बिट को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल। यानी हर एक ऑर्बिट की क्या होती है, खुद की एक एनर्जी होती है। ये वो भी एक डिफिनिट एनर्जी होती है ना। इलेक्ट्रॉन अगर आपका किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो वह किसी भी प्रकार का एनर्जी को इमिट ना तो करेगा, ना तो एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब तब करेगा जब वह अपना ऑर्बिट छोड़ करके किसी दूसरी दूसरे ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा, है ना। ये सारे चीजें किसकी थी, पास्टुलेट किसके थे, बोहर एटॉमिक मॉडल के। यहाँ पे कह रहा है कंपेयर ऑल प्रपोज मॉडल ऑफ एटम। एटम के बारे में, एटम से रिलेटेड जो भी मॉडल आए थे उनको कंपेयर करना है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। इसमें समय जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। बोल रहा है डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी की मुझे डिफाइन करना है। वैलेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर लॉस और गेन और शेयर बाई एन एटम, शेयर बाई एन एटम टू obtain 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। कोई भी एटम आपका, जितने कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है या शेयर करता है, वह उस एटम की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। या अगर वैलेंसी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि वैलेंसी का मतलब होगा कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई भी एटम अदर मोनो एटॉमिक मोनो, आपका कोई भी एटम जितने हाइड्रोजन से जुड़ता है ना, कोई एटम जितने हाइड्रोजन से जुड़ता है वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई एटम कितने ज्यादा एटम अदर एटम से कंबाइन हो सकता है, वही आपका क्या कहलाता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। और कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। यानी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है, वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है कि कोई एटम अदर कितने एटम से आपका कंबाइन हो सकता है। अगर सिलिकॉन और ऑक्सीजन का हेल्प लोगे, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, नहीं सॉरी 8 होता है 8।
सिलिकॉन का अगर एटॉमिक नंबर देखो आपका, देखोगे इसका, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 और 4। 8 2 10 4 14। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अपने वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल इसका कौन सा है, आखिरी, ये थर्ड वाला सेल, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। तो आपने आखिरी सेल में ये कितना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसे कंप्लीट करने के लिए अपने वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, इसे शेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन का। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा 4 इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। और इसी तरीके से ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 8 होता है। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 6। तो इसी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, इसे गेन करना पड़ेगा। और जितने इलेक्ट्रॉन कोई आपका एटम गेन करता है वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो इसकी वैलेंसी होगी 2। क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लेगा तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे, कह रहा है एक्सप्लेन द एग्जांपल्स विथ एग्जांपल्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर आपका ऐसा नंबर जो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो जेड होता है वह क्या होता है, किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी एटम में कितने प्रोटॉन है उसी को रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर रिप्रेजेंट द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। किसी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होगा, ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाई मास नंबर, जिसको हम लोग ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और आइसोटोप क्या होता है, तो आइसोटोप क्या होता है, दी एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्या कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है। आइसोबार अभी हमने डिफाइन कर लिया है इस प्रीवियस क्वेश्चन में, कि आइसोबार क्या होते हैं, तो द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है, क्या कहलाएगा, आइसोबार, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि सोडियम आयन और हीलियम, सोडियम आयन और हीलियम, क्योंकि अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द सोडियम आयन एंड हीलियम हैज कंप्लीटली फिल्ड के सेल एंड एल सेल, एक्सप्लेन। तो चूंकि सोडियम देखोगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इस सोडियम एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है, प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन, है ना। तो अगर देखोगे आप, तो सोडियम एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या है, प्रोटॉन है। अब चूंकि जब यह एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, लॉस कर देगा, तो यह क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और एक इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज इस पे क्रिएट होगा, और प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, सोडियम एटम ने रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आया, 10। अगर सोडियम आयन में देखोगे तो सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा आपका, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 2, 8, 1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11। और सोडियम आयन देखोगे तो एक आयन कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2, 8। ये आपका के सेल है, फर्स्ट सेल, और ये आपका एल सेल यानी सेकेंड सेल। इसी तरीके से हीलियम देखोगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, है ना। तो के सेल और एल सेल दोनों
कब किस केस में फिल है? सोडियम आयन के केस में, है ना, सोडियम आयन के केस में। तो सोडियम आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड के सेल एंड एल सेल। जो के सेल है और एल सेल है कंप्लीटली क्या है, फिलअप है, कंप्लीटली फिलअप। क्वेश्चन नंबर 25 हम अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना।